ये बात क्लियर है कि ईरान के फेल्यूर की वजह से आज इस्माइल हानिया हमारे बीच नहीं है। हालांकि ये रिपोर्ट ईरान के समर्थकों को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी, लेकिन उनको मैं झकझोर कर ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी 7 नस्लें कभी ईरान को इतना डिटेल में प्रेजेंट नहीं कर सकती जितना मैंने ईरान के बारे में दुनिया को बताया है। तो अगर आज मैं ईरान के कुछ डार्क साइड दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार मैं गलत हो गया। हालांकि फ़र्क मुझ पर नहीं पड़ता, सच बोलने से मैं नहीं रुक सकता और ना आप मुझे रोक सकते हैं। मैं अगर ये सोच कर सच बोलना बंद कर दूं कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर खो जाएंगे तो शायद कब्र में मुझ पर अजाब ज़्यादा नाजिल हो। लिहाजा सच सुनिए। ईरान के पास जो ताकत, जो हिम्मत है वो अलग है, लेकिन ईरान अभी भी कई फील्ड में पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि ईरान पर इतनी पाबंदियां हैं और ईरान में इतनी गुर्बत है कि वो चाहकर भी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि परमाणु बम बनाने की कुव्वत रखता है, लेकिन कम से कम अपने लोगों को बचाने की कुव्वत उसके पास नहीं है। हजरात, ये वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर इस्माइल हानिया टिके हुए थे। इस्माइल हानिया को उस वक्त रात के 1 से 2 बजे के बीच कत्ल किया गया जब वो बाथरूम में नहा रहे थे। जी हाँ, इसी बिल्डिंग के होटल के रूम में जब वो नहा रहे थे, इसी दौरान एक गाइडेड मिसाइल उन्हीं के रूम के अंदर खिड़की के ज़रिए घुसती है दंदनाती हुई और सीधा उन्हीं से जाकर टकराती है, जिसके बाद बड़ा धमाका होता है और इस्माइल हानिया की शहादत हो जाती है। इतने एडवांस हथियारों से पूरी दुनिया में एक ही देश लैस है जिसका नाम है इजराइल। जब हमने ये डिटेल पढ़ी तो हमें खुद जानकर हैरानी हुई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी में कहा गया है कि ये गाइडेड मिसाइल ईरान के अंदर से ही दागी गई। दूसरी थ्योरी में कहा यह जा रहा है कि इजराइल की सरजमीन से ये गाइडेड मिसाइल दागी गई। दोनों ही संभव है, क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि इजराइल से आने वाली मिसाइल को वो रोक सके, और ईरान के अंदर ही ईरान के ही इतने बड़े बड़े गद्दार हैं जो माशा अमीनी के नाम पर ईरान में अभी 1 साल पहले तक आग लगा रहे थे। उन ग्रुप में ऐसे भी गद्दार हैं कि वो ईरान की कमर तोड़ने के लिए इजराइल से हाथ मिलाकर ईरान के अंदर ही से इस्माइल हानिया के ऊपर गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ईरान के अंदर 3 दिन का शोक है। आपके सामने ये देखिए, ईरान ने सुर्ख झंडा शीरीन के ऊपर लहरा दिया है, मस्जिदों के ऊपर लाल परचम लहरा दिया है, जिसका मतलब है कि ईरान बदला लेगा। ये कोई बड़ी बात और अनोखी बात नहीं है। ईरान जब भी अपने किसी कमांडर, वैज्ञानिक या किसी एक्सपर्ट को खोता है तो ये बात तो नॉर्मली बोलता है कि वो बदला ज़रूर लेगा। सवाल ये पैदा होता है, आखिर कब। हज़रात मोहतरम, अब मैं हमास की ऑफिशियल बाइट पेश करूंगा जिन्होंने कंफर्म किया है कि गाइडेड मिसाइल के ज़रिए इस्माइल हानिया को कत्ल किया गया। خون فرمانده اسماعیل هنیه پیام واضحی دارد که انتخاب ما مقاومت و مبارزه است و هیچ چیز جز مقاومت در برابر این دشمن جواب نمیدهد. این مسیری است که میتواند ملت ما را متحد کند، زیرا ثابت شده است که این دشمن نه به راه حل ها باور دارد و نه به حقوق و چیزهایی مثل این. بنابراین تنها راه مقاومت است. از این رو ما بر این انتخاب متحد هستیم و سایر گزینه‌ها شکست خوردن و نیازی بحث بیشتری ندارن. اما برای امت ما ما از خون شهید اسماعیل هنیه به عنوان نمادی که در
امت اسلام و عرب و آزادگان جهان جایگاه دارد انتظار داریم که موضع حقیقی خود را हजरात मोहतरम, इन तमाम चीज़ों के बीच इस्माइल हानिया का ईरान के अंदर का एक आखिरी वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा, जब बैतुल मुक़द्दस के एक सैंपल जो बिल्डिंग बनाई गई है, यानी बैतुल मुक़द्दस, ठीक बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा जैसी दिखने वाली उसकी एक कॉपी ईरान के अंदर है, जिसको ईरान ने बनाया है बैतुल मुक़द्दस की याद में। जब वहाँ के दौरे पर इस्माइल हानिया गए तो वहाँ ईरानी मीडिया से उन्होंने बातचीत की। जी हाँ, यही वो तस्वीर है जो उनकी ये आखिरी तस्वीर बन चुकी है दुनिया के दिल और दिमाग में, और उनकी आँखों में अब इस्माइल हानिया की ये आखिरी तस्वीर बस चुकी है। हजरात, इस्माइल हानिया को नहीं पता था कि उनके अपने के बीच में, जहां वो सबसे ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे थे, इस तरह से उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इस्माइल हानिया की बेटी लतीफ़ा हानिया का ट्वीट है। लतीफ़ा हानिया ने उन तमाम लोगों पर और मुस्लिम देशों पर थूकते हुए कहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है ईरान पर सवाल करने की, जब ज़रूरत थी तो तुम सब आगे ना आए। आखिर में ईरान ने ही मेरे वालिद का हमेशा साथ दिया और तुम सबसे ज़्यादा करीबी ईरान था। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अरब ममालिक का ज़्यादा हक था, ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो इस्माइल हानिया मेरे बाप का साथ दें, लेकिन ईरान ने हमेशा वो हक अदा किया और ईरान आखिर तक साथ खड़ा रहा। लिहाजा किसी की इतनी हिम्मत यानी औकात नहीं होनी चाहिए कि ईरान पर सवाल खड़ा करे। मेरे दोस्तों, अब कई सारे देशों ने निंदा की है। कल मैं बता चुका हूँ, निंदा का खेल होगा, लेकिन मारा जाने वाला मारा गया। ईरान ने तो निंदा करी है, उसके बाद तुर्की ने निंदा करी, उसके बाद रशिया ने भी नाराज़गी व्यक्त की, इसके बाद चाइना, श्रीलंका, और इसके बाद बैक टू बैक, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन था। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी हो, आपके अगर मुल्क में है और तीसरा मुल्क उस पर उसको कत्ल करने के लिए आपके मुल्क के एयर स्पेस का वायलेशन करके अटैक करता है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का फिर उल्लंघन है। इजराइल ने अभी तक ऑफिशियली इस कत्ल को अपने हाथ में कबूल नहीं किया है, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका पहले ही आ गया। अमेरिका ने कहा, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने, कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो हम इजराइल का साथ देंगे। You said that wider war in the Middle East is not inevitable. Nevertheless, it is becoming the risk is becoming more acute. If it does break out, what assistance would the United States bring to Israel if there was a wider war, and how much does that detract from the work you're trying to do in the Indo-Pacific? Yeah, so what you heard me say yesterday is that if Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. But we don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने ऑफिशियली एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन इस्माइल हानिया के शहादत का खुशी का दौर इजराइल में चलने लगा। यहूदी सड़कों पर ट्रैफिक रोक रोक कर यहूदियों को मिठाई खिला रहे थे। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक दिन का शोक व्यक्त किया है और तमाम फिलिस्तीनियों से कहा है कि अब सब एक हो जाओ। इस्माइल हानिया की शहादत और उनके असैसिनेशन के बाद गैस और तेल और ईंधन के प्राइस हाई हो गए हैं, क्योंकि ईरान के पास अच्छा खासा तेल है और कहा जा रहा है कि ईरान गुस्से में कई सारे देशों को एक्सपोर्ट रोक सकता है। वसीम अबू नाम के ये वो शहीद हैं जो इस्माइल हानिया के बॉडीगार्ड थे और 24 घंटे उनके साथ रहा करते थे। उधर हमास ने कहा है
कि ये बिल्कुल डरपोकों वाला और डरे हुए इंसानों वाला एक्ट है, जिसका हम जवाब बहुत जल्द देंगे। इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा है कि दुनिया को अब जश्न मनाना चाहिए कि अब दुनिया और बेहतर हो गई है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है और दुनिया का सबसे गंदा देश इजराइल है। जो बात कतर ने बोली है वो ईरान से लाख गुना बेहतर बात है। कतर के पीएम ने साफ कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लीडर को ही मरवा रही है। जिस पार्टी से वो बातचीत कर रही है, मीटिंग कर रही है, उसी पार्टी के लीडर को मरवा रही है, तो फिर नेगोशिएशन, डील, एग्रीमेंट कैसे हो सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने एक्स पर लिखा है कि ये जो कत्ल इजराइल ने किया है, जुर्म जो किया है, इसका भुगतान उसको भुगतना होगा, जवाब उसको देना होगा। हालात और बुरे और सख्त और तनावपूर्ण हो चुके हैं। गैस और तेल, ईंधन, कच्चा तेल तो महंगा हुआ ही है। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद और इस्माइल हानिया को कत्ल करवाने के बाद खुद इजराइल की करेंसी 1 से 1.5% गिर गई है। वहीं ईरान की फौज IRGC ने साफ कह दिया है कि हम जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। मेरे दोस्तों, अब टाइटल आप समझ नहीं पाए कि आखिर ईरान का फेल्यूर क्या है। ईरान की सरजमीन पर सबसे सेंसिटिव वक्त में, जब पूरी दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और बड़े दिग्गज राष्ट्रपति नेता वहां मौजूद थे राष्ट्रपति शपथ पत्र के समारोह में, ऐसे में उस देश में एक तीसरा देश घुसकर हमला कर देता है। सोचिए ईरान कितना सेफ है। हजरात, रिकॉर्ड ईरान का रखता हूँ आपके सामने, इस ग्राफिक्स के ज़रिए देखिए ईरान के अंदर ही घुसकर कितने बड़े बड़े लीडरों को और वैज्ञानिकों को इजराइल ने मारा है। याद होगा सन 2010 में मसूद अली मोहम्मदी को, जो प्रोफेसर थे, इनको कत्ल किया गया, वैज्ञानिक थे। फिर इसके बाद सन 2010 में ही न्यूक्लियर इंजीनियर माजिद शहरियारी को भी कत्ल कर दिया गया इजराइल के द्वारा। फिर 2010 में ही फरायदून अब्बासी को भी कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बच गए। लेकिन सन 2011 में जनरल हसन तेहरानी को कत्ल कर दिया गया इजराइल के द्वारा, जो कि ये जो जनरल थे ईरान की मिसाइल सिस्टम के कमांडर थे, जो मिसाइल बटालियन है। इसके बाद सन 2011 में दारियुश रेजाई निजाद को, ये वैज्ञानिक थे, इनको 2011 में कत्ल कर दिया गया। फिर इसके बाद आइए सन 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को 2012 में, जो प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे, इनको कत्ल कर दिया गया। फिर 2020 में मोहसिन फ़खरीज़ादे, जो न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे, इनको ईरान के अंदर ही इजराइल ने कत्ल कर दिया। फिर सन 2022 में हसन सैयद खुदाई, इनको इजराइल ने कत्ल किया गोली मारकर। ये एक जनरल थे। और अब इस्माइल हानिया सन 2024 में शहीद कर दिए गए। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद सारी दुनिया में खामोशी है, लेकिन टर्की के लोग ईरान के अंदर जो असैसिनेशन इस्माइल हानिया का हुआ, उसके खिलाफ तुर्की की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
ईरान ने इस पूरे एक्टिविटी और असैसिनेशन का जिम्मेदार सीधा सीधा अमेरिका को ठहराया है। इसके अलावा रूस और ईरान ने यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वहीं आपको बता दूं कि इराक में एक अटैक की कंफर्मेशन आ रही है, अपडेट आ रही है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि ईरानी कमांडर की मौत हुई है। इस्माइल हानिया के बेटे का कहना यह है, जो पहला बयान आया है, कि मेरे बाबा का खून फिलिस्तीन के बच्चों के खून से ज़्यादा अहम नहीं था। हजरात, याद दिलाना चाहूँगा कि इस्माइल हानिया अपने 2 बेटों को पहले खो चुके हैं, पोते पोतियों को खो चुके हैं, अपने परिवार को खो चुके हैं और आखिर में वो भी मारे गए। अब उनके परिवार के चंद लोग ही बचे हुए हैं। उनके बेटे की बाइट आपके सामने। तलक़ैना खबर استشهاد الوالد القائد الحاج أبو العبد بحمد الله وشكر الله أنه أنعم على والدي بحسن الخاتمة بالشهادة، ثم أن أي قائد يسير في طريق الجهاد والمقاومة والثورة والنضال هي نهايته كذلك، إما شهادة وإما نصر. فوالدي كانت خاتمته يعني الشهادة والنصر بإذنه تعالى لشعبنا الفلسطيني، وأن دماء يعني أبي ليست يعني أغلى من دماء أطفال غزة هاشم ولا رجال غزة هاشم، وإن دموعنا ليست أغلى من دموع أمهات الشهداء وأبناء الشهداء. كان لنا الفخر والكبرياء بأن يقدم أبناءه وأن يقدم أحفاده وأن يقدم من أبناء إخوانه وأبناء أخواته ومن عمومته أكثر من 100 शहीद। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इनकार कर दिया है कि इस तमाम कांड की हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम तो सीज फायर को लेकर बात कर रहे हैं और बातचीत जारी है। Well, of course, I've seen the reports, and all I can tell you right now is, I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire, which is manifestly in the interests of the hostages and bringing them home. It's manifestly in the interests of Palestinians who are suffering terribly every single day. I'm not going to speculate on what impact any one event might have on that. I've learned over many years. हमास के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया को कतर के अंदर दफनाया जाएगा। अब आप इतना ही समझ लीजिए, जो जानकारी मैं दे रहा हूं कोई ना देगा आपको। ये तस्वीर देखिए, इस्माइल हानिया के खानदान के 60 मेंबर 7 अक्टूबर से अब तक मारे जा चुके हैं। जो हानिया परिवार है, खानदान हानिया, ये जो इस्माइल हानिया के खानदान के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बहुए, पोते पोतियां, ये सब मिलाकर 60 मेंबर, और आखिर में इस्माइल हानिया खुद मारे गए। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हमारी ड्यूटी है कि हम उनके खून का बदला लें। नेतन्याहू ने इस्माइल हानिया के कत्ल की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन यह कह दिया कि अगर ईरान कोई हरकत करता है और अटैक करता है तो हम पलटवार जरूर करेंगे। अब इजराइल ने यह कांड कर तो दिया, लेकिन डर खुद भी रहा है। इजराइल ने अपने विदेश मंत्री, अपने तमाम मिनिस्टर, कमांडर्स के खानदान और परिवार वाले और जो ऑफिशियल जो विदेशों में रह रहे हैं, उन सब की सिक्योरिटी को हाई कर दिया है। हालात इतने खराब हैं और इजराइल की इतनी लुप हो रही है कि नेतन्याहू का बेटा, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में रह रहा था, वापस इजराइल आ गया है। और इजराइल में भी वो खुले में नहीं, इजराइल के अंदर वो बंकर के अंदर छुप के रह रहा है। अब एक आपको बड़ी बात बताना चाहूँगा, जिस बिल्डिंग में हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे, ठीक उसी फ्लोर, उसी बिल्डिंग पर इस्लामिक जिहाद के लीडर भी मौजूद थे, लेकिन वो बच गए। इस्माइल हानिया की जगह पर अब हमास के लीडर खालिद मशाल बन सकते हैं। हजरात, यूएन को
ईरान ने एक बड़ा अपडेट दिया है जिसे यूएन पसीना पोंछ रहा है। यूएन से ईरान ने कहा कि हम एक बड़ा ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल का साथ देते हुए कहा कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है और हम इसमें उसके साथ हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी फतह ग्रुप की जो डेलीगेशन है, टीम है, वो भी कतर जाएगी इस्माइल हानिया के नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए। इस्माइल हानिया के कत्ल से पूरी दुनिया में बड़ा बवाल है। तुर्की के बाद जॉर्डन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरात, उधर आपको बताना चाहूंगा बड़ी खबर, आखिर में नींद गायब हो जाएगी। हजरात, ईरान के सुप्रीम लीडर ने अप्रूव कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, ईरान की मिलिट्री को खुला हाथ दे दिया है कि आप पूरी ताकत से इजराइल पर डायरेक्ट हिट कर सकते हो, जैसे इब्राहिम रईसी के वक्त पर किया था। यानी सीरिया, लेबनान और आसपास कई इलाकों और खुद डायरेक्ट ईरान से भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागे जा सकती हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।